नमस्कार। आज हम फिर से हाजिर है राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 मौलिक अधिकार। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों का जो सीक्वेंस है और उसके अलावा उसके जो अनुच्छेद है उसके बारे में हमने बेसिक अध्ययन किया था और जो दो अपने मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे 4 मौलिक अधिकार हो बच रहे हैं: शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब हमारा तीसरा नंबर का जो अनुच्छेद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि आगे लिखा हुआ है इसमें दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 कहता है जो मानव श्रम है, मानव जो तस्करी है, व्यापार है, वह बलात् श्रम पर रोक। और अनुच्छेद 24 बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं। एक समय था जब भारत में बंधुआ मजदूरी हो गया, बेकार हो गया या बलात्कार हो गया, मानव का जो व्यापार है, जैसे असंवैधानिक या अमानवीय जो कृत्य थे वो विद्यमान थे। तो इन समस्याओं या ऐसी कुरीति से छुटकारा पाने के लिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की मानव का जो व्यवहार है वो गैरकानूनी होगा। बलात् श्रम, बलपूर्वक किसी से श्रम नहीं करवाया जा सकता है, या बेगार हो गया, बंधुआ मजदूर हो गया, ये ऐसी जो असंवैधानिक व्यवस्थाएं है या अमानवीय जो व्यवस्थाएं हैं वो भारत में गैरकानूनी होगी। उसके अलावा अनुच्छेद 24 कहता है कि जो बाल मजदूरी है, मतलब जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने, खान या जो जोखिम भरे कार्य हैं, पूर्वक कार्यों में नियोजन पर रोक है। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं या जो बच्चे हैं उनको किसी कारखाने, खान या कोई जोखिमपूर्ण काम या जो व्यवस्था है उसमें आप नियोजित नहीं कर सकते, ये गैरकानूनी है। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे दुकान है, ढाबे हैं या बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वहां पर लिखा हुआ रहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको यहाँ काम नहीं दिया जाता, ये गैरकानूनी है। इस प्रकार हमारा जो मौलिक अधिकार नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो खत्म होता है। अब आता है अधिकार नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अनुच्छेद जैसा कि हमको पता है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तो हम यहाँ लिखते हैं अनुच्छेद 25, 26, 27 और ये 28। 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता।
धार्मिक मामलों में कराधान में छूट, धार्मिक मामलों के कराधान में छूट। और नंबर 28 कहता है जो राजकीय शिक्षण संस्थान है में धार्मिक शिक्षा पर रोक। इस प्रकार ये चार अनुच्छेद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 25 से लेकर 28, 25, 26, 27, 28। 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब यहाँ अंतःकरण है धार्मिक मामले में। धार्मिक मामले में भारत का कोई भी नागरिक अपने भी किसी भी धर्म का शुद्ध अंतःकरण से पालन कर सकता है। उसमें न सरकार और ना ही कोई अन्य नागरिक उसके ऊपर कोई प्रतिबंध आयत कर सकता है, लागू कर सकता है, और ना ही उसके ऊपर दबाव या जबरन धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वो थोप दी जा सकती है। वो अपने शुद्ध अंतःकरण से अपने धार्मिक मामलों का संचालन कर सकता है या उसको मान सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। प्रबंधन करने की स्वतंत्रता से यहाँ मतलब है कि जो धर्म है उसके मामले में जो अपने संस्थाएं हैं उसका निर्माण किया जा सकता है या फिर दान दिया जा सकता है। आगे वाला अनुच्छेद कहता है कि जो दान दिया जाएगा, धार्मिक मामलों में जो दान दिया जाएगा उसमें सरकार की तरफ से जो कर है उसमें भी छूट होगी। उसके अलावा अपनी जो संपत्ति है उसका भी प्रबंधन धार्मिक मामलों के आधार पर किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 कहता है राजकीय शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर रोक। राजकीय शिक्षण संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है, अब वो चाहे निजी हो या सरकारी हो, जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। वो गैर कानूनी होगा। अभी जैसा कुछ बच्चों की एक क्वेरीज रहती है कि सर जो मदरसे होते हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है और धर्म विशेष की जैसे इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है या इस्लामिक व्यवस्था उसमें मेंटेन की जाती है। तो जो मदरसे हैं उसका जो निर्माण है उस संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में आता है। इसके जो 2 अधिकार है उसमें यही कहता है कि आप अपने संस्कृति या अपना जो शैक्षिक जो गतिविधियां है उसका संचालन करने के लिए आप स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन वो भी सरकार से वित्त पोषण करते समय आप किसी प्रकार का कुछ जातिगत भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये जो मदरसे या फिर जैसे चर्चों में जो कॉन्वेंट स्कूल होती है वो जो है वो किस अधिकार के तहत स्थापित की जाती है। बाकी वो जो जितने भी मान्यता प्राप्त सरकार के विद्यालय होते हैं वहां पर किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 कंप्लीट होता है। अब आता है अपना अधिकार नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा। और अनुच्छेद 30 है वही अल्पसंख्यक वर्ग के को, जैसा हमने बात की थी, शिक्षा संस्थाओं
की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन की छूट कह सकते हो या अधिकार कह सकते हो, का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा मतलब प्रत्येक व्यक्ति, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि मौलिक अधिकार, और जब हमने स्टार्ट में अपने संविधान की बात की थी तो जो सर्वोच्च सत्ता थी जनता के पास थी। अब वो जनता चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, भारत का जो संविधान है वो कभी भी अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर बहुसंख्यक वर्ग के हितों को थोपने का काम नहीं करता है। तो अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो अपना धर्म के मामले में पीछे देख चुके थे, अपनी भाषा, संस्कृति और अपने और रीति रिवाज हैं का संरक्षण कर सकता है। मतलब धार्मिक मामलों हो, भाषाई मामलों हो, सांस्कृतिक मामले हो, ये जो अपने रीति रिवाज है उनको बस संरक्षण संचालन कर सकता है। सरकार का कोई राजकीय संस्कृति ना होगा, राजकीय कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी उनके ऊपर कि आप ऐसा ही करो। भारत में भी जब आजादी मिला, संविधान का निर्माण हुआ, लागू हुआ, तो कहा गया था कि भारत में जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा अपने इसी वक्त कुछ जो हिस्से हैं जैसे अपने दक्षिण भारत के, उन्होंने हिंदी को का विरोध किया है, तो उसके बाद में हिंदी सहित 21 अन्य भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में डाल दिया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा और संस्कृति के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अल्पसंख्यक या अंतिम छोर का व्यक्ति, चाहे एक ही व्यक्ति हो जो कि भारत में रहता हो, वो अलग ही प्रकार की लैंग्वेज बोलता है, तो भी उसको अपने लैंग्वेज को, अपनी भाषा को बरकरार रखने का पूरा अधिकार होगा। उसके ऊपर कोई अन्य भाषा, अन्य संस्कृति, रीति रिवाज होगा नहीं रहेगा। ना कोई बात का राजकीय धर्म है, ना कोई राजकीय सांस्कृतिक सिद्धांत है, सब से नहीं होगा। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसकी स्थापना करने और संचालन करने का अधिकार होगा। कहने का मतलब क्या होगा? अल्पसंख्यक वर्ग, जैसे अभी बात किया था, जैसे जो कॉन्वेंट स्कूल हो गई या जो मदरसे होते हैं, ये सभी इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, जैसे भारत में पहले गुरुकुल थे, ये इस प्रकार की कुछ अपनी धार्मिक या अपना जो क्या बोलते हैं विविधतापूर्ण या गौरवपूर्ण अतीत है उसको बरकरार रख सकते हैं। लेकिन इसमें ये हो जाता है कि सरकार द्वारा जो भी धन या वित्त लेते समय वो किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी भी जाति आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर नहीं कर सकते। इस प्रकार संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार हमारे 2 अधिकार आते हैं। अब हमारा अधिकार नंबर जो 6 है वो आता है, जो कि अपना महत्वपूर्ण अधिकार है, संविधान का मूल जो पक्ष है, संविधान का जो मूल सिद्धांत है। अंबेडकर जी कहा करते थे इसको भारतीय संविधान का हृदय, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि यही जो मौलिक अधिकार है, यही एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो बाकी और अन्य अधिकारों की जो स्टेबिलिटी है या जो अन्य अधिकार है उनको लागू करवाने का कानूनी आधार है। केवल ये एक अधिकार है, क्योंकि इसके बगैर इन अधिकारों की हम कल्पना नहीं कर सकते। ये केवल किताब पर लिखे हुए कुछ पन्ने या कुछ अक्षर बन के रहेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर कानूनी बाध्यताएं या कानूनी संरक्षण आयन करता है। इसलिए हम सब, अब सवाल ये उठता है कि इसको संविधान का हृदय क्यों कहा गया? हमने जब पढ़ा था तो वही देखा था कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान है, जो संविधान है वो 2 चीजें देता है। एक देता है अधिकार और
दूसरा देता है कर्तव्य। कर्तव्य हमारा देश के संविधान के प्रति है और अधिकार संविधान हमको देता है। तो हम अपने कर्तव्यों का पालन कब करेंगे? जब हमें कुछ अधिकार मिलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी व्यवस्था से कुछ न कुछ जरूर प्राप्त करना होता है या कुछ आशा जरूर होती है, और वो आशाएं हैं ये, अगर हमको ये नहीं मिले, अगर हमारे संविधान से ये चीजें हटा दे तो हमारा जो संविधान है वो केवल मात्र एक किताब बन के रह जाएगा। इसलिए अब अधिकार का सीधी सी बात, अधिकार क्या है? हमें प्राप्त हो रहे संविधान से, और उनको लागू करवाने का काम ये है। अगर ये नहीं होगा तो इसकी कोई भी प्रासंगिकता नहीं रहेगी, और जब इसकी प्रासंगिकता नहीं है तो संविधान की कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। यही कारण है कि अम्बेडकर साहब ने इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय आत्मा कहा था। अब सवाल सीधा सा ये है कि ऐसा इसमें क्या है, ये क्या प्रोसेस है और इसके तहत क्या किया जाता है? संविधान क्या कौन कौन से हमें अधिकार प्रदान करता है, या संविधान इसके लिए क्या क्या करता है, जिसके कारण ये जो अधिकार है वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसके तहत न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। जब संविधान का उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय, अब न्यायालय कौन से? 2 हो गए। एक हो गया सर्वोच्च न्यायालय, और दूसरा हो गया उच्च न्यायालय। अगर हमारे मौलिक अधिकार को हनन हुआ तो न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय कौन सा जा सकते हैं? दोनों में से कोई सा भी जा सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहते हैं, उच्च न्यायालय जाना चाहते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में हमारे उन अधिकारों की सुनवाई जो है वो सीधी उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय में होगी। तो इसका मतलब कुछ और है, जैसे न्यायालय भी है। हम न्यायपालिका वाले लेसन पढ़ेंगे। भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है वो पिरामिडीय है। पिरामिडीय कैसे है? यहाँ पर है अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ पर है ये जिला न्यायालय, ये है उच्च न्यायालय, और ये है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम, सुप्रीम कह सकते हैं, सर्वोच्च कह सकते हैं। तो कहने का मतलब इसके मामलों की सुनवाई यहाँ होती है, इसके मामलों की सुनवाई यहाँ होती है, इसके विरुद्ध अपील यहाँ की जा सकती है, इसके विरुद्ध अपील यहाँ की जा सकती है, और ये अपील का सर्वोत्तम केंद्र है। तो ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन हुआ है, वो यहाँ जाना चाहता है या यहाँ जाना चाहता है। इसके तहत जो न्यायालय है वो रिट जारी करता है। न्यायालय रिट जारी करता है, रिट जारी करता है। अब रिटें कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की रिटें होती है। पांच प्रकार की रिटें होती है। नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश। नंबर 2 परमादेश। नंबर 3 प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख। नंबर 4 उत्प्रेषण लेख। नंबर 4 उत्प्रेषण लेख। नंबर 5 अधिकार प्रच्छाद। अधिकार प्रच्छाद। अब इसका मतलब क्या है? इसके कुछ सीधे सीधे से मतलब है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी का मतलब यहाँ कैदी हो गया। थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब सामने प्रस्तुत करने का आदेश देना। जब न्यायालय किसी कैदी को या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, वो चाहे कैदी हो मतलब सजायाफ्ता
अंडर ट्रायल भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को जो कि न्यायिक कस्टडी में है उसको अपने सामने प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है या प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। मतलब क्या हुआ कि अगर न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति को जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये ए व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति को जो है वो प्रशासन या पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो व्यक्ति न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जाता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसको उस कैदी को अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और प्रस्तुत करने के बाद उस मामले को सुनने के बाद न्यायालय फैसला करता है कि इसकी गिरफ्तारी सही है या गलत है। अगर सही है तो उसको वापस कस्टडी में भेज सकता है और अगर गलत गैरकानूनी तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको रिहा करने का आदेश दे सकता है। रिहा मतलब उसको छोड़ने का आदेश दे सकता है। तो इसका मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण सीधा से इसको ऐसे समझना कि न्यायालय किसी भी बंदी या कैदी को अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश, प्रत्यक्ष मतलब सामने खड़ा करने का आदेश दे सकता है। दूसरा है परमादेश, परम प्लस ऐसे लगना आदेश। मतलब क्या हुआ, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा हो तो न्यायालय उसको आदेश दे सकता है कि आप अपना काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं वो पढ़ा दिए तो उससे क्या होगा, सवाल ये होता है कि इसमें से आप उसके मौलिक अधिकारों किस कारण हुआ। तो जैसे इसको एक सीधे से एग्जांपल से समझते हैं, एक क्लास है जिसमें 40 बच्चे हैं और ये कोई अध्यापक है। अभी ये अध्यापक आता तो डेली है लेकिन क्लास नहीं अटेंड करता है या पढ़ाता नहीं है या समय पर नहीं पढ़ाता, तो ये जो छात्र हैं ये न्यायालय में अब इनका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जो शिक्षा का मूल अधिकार है। मतलब अध्यापक आ तो रहा है लेकिन वो पढ़ा नहीं रहा है, अगर नहीं आएगा तो दूसरा आएगा। आ तो रहा है लेकिन वो पढ़ा नहीं रहा है तो इनके जो छात्र है इनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये न्यायालय जाएंगे, न्यायालय इस व्यक्ति को अपना कार्य करने, जिसका कार्य है अध्यापन कराना, उसको ये आदेश दे सकता है कि आप अपना कार्य करो, क्योंकि आपके कार्य नहीं करने से बहुत सारे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है वो ढंग से काम नहीं करे, जैसे कोई बाबू है कार्य नहीं कर रहा है तो उनको एक आदेश पड़ा मतलब वो सर्वोच्च आदेश दे सकता है कि आप अपना काम करते रहो। तीसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख कहने का मतलब है कोई जो न्यायालय है, प्रतिषेध लेख का मतलब ये जारी करता है न्यायालय को। कौन, ये कहाँ गया मामला, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायालय को। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय जो है वो क्या करेगा, इन दोनों के किसी मामले का अतिक्रमण करके मामले की सुनवाई कर देगा। कहने का मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामले हैं उनको सुनवाई करने का काम शुरू कर दे तो क्या करेगा, उसको प्रतिषेध लेख के तहत उसको रोकने का काम करेगा और उस मामले को अपने पास ये मंगा लेंगे। जो मामला है ये इनके विषयों में शामिल होता है और वो अधीनस्थ न्यायालय से ग्रामीण वाली व्यवस्था में जो निचले न्यायालय है उसके बारे में देख लिया था। तो अपने जो मामले हम सुनवाई करना शुरू कर दे तो उस मामले न्यायालय को आदेश दे सकता है कि आप इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख का मतलब जैसे इसमें परमादेश में क्या हुआ, कोई अधिकारी कार्य नहीं करे। इसमें क्या आया था कि कोई अतिक्रमण करे, वही सीधी सी बात, जैसे मतलब बिना अधिकार कार्य करे या अपने अधिकारों से ऊपर जाकर कार्य करे। ये इसमें क्या कौन आया, न्यायालय आया। कौन आया, न्यायालय। इसमें आएगा कोई अधिकारी, वही कोई अधिकारी यहाँ क्या कर रहा, काम नहीं कर रहा था और यहाँ क्या कर रहा है,
अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या बिना अधिकार कार्य करे। जब कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक जो अधिकारी है वो बिना अधिकारों के कार्य करे या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करना शुरू कर दे तो उत्प्रेषण लेख के तहत न्यायालय उसको रोक सकता है। नंबर 5 है अधिकार प्रथा। किसको ये सब अधिकार प्रथा का मतलब पूछना है, ठीक है। अधिकार प्रथा का मतलब जैसे वही कोई सरकारी अधिकारी है, जो सरकारी या सार्वजनिक अधिकारी है वो अपने जो पद है गैर कानूनी तरीके से अगर आसीन हो जाए, गैर कानूनी तरीके से आसीन हो जाए तो उसे अधिकार प्रथा मतलब इसको जैसे समझ लेना, पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर आसीन हुए हो, इस पद पर आए हो। कहने का मतलब न्यायालय किसी भी अधिकारी को ये पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर आसीन हुए हो। अगर गैर कानूनी होता है तो उस अधिकारी को रोक कर उस जो पद है उसको रिक्त घोषित कर सकता है, उस पद को खाली कर देता है या उसको रोक लगा देता है, निलंबित कर देता है। इस प्रकार हमारा जो अध्याय नंबर 2 था मौलिक अधिकार वाला, इसमें हमारे जो 5-6 मौलिक अधिकार उसका विस्तृत अध्ययन हमने कर लिया है। ये अपने जो 6 मौलिक अधिकार हैं ये आज कंप्लीट हो गए हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, जैसे आपको कुछ ट्रिक्स बताए थे कि इनके अपने अनुच्छेद याद करने का हो या सीक्वेंस याद करने का हो, और इनके अंदर के जो विभिन्न अनुच्छेद हैं उसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। उम्मीद है आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। आप इनके एक बार नोट्स ढंग से बना ले ताकि आपको वो स्थायी हो जाएंगे। इसके बाद में इसमें दो टॉपिक और है मौलिक करते हुए जैसे तत्व, इसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करना है। अभी